श्रीलंका की बदहाली के लिए राजपक्षे परिवार का राज कितना है जिम्मेदार। अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत ने 1948 में बाहर निकाला। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद के एक सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने पीने के सामान, दूध, गैस, केरोसिन तेल और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। 12 से 13 घंटे यानी आधे आधे दिन तक बिजली गुल चल रही है। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ रही है। परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि गो गोटाबाया गो। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति के घर के बाहर धरना दिया है और इसके अगले ही दिन शुक्रवार की रात को राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगा दिया। शनिवार को सरकार ने पूरे देश में सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी रविवार को प्रदर्शन हुए और इसके बाद वहां सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सिवाय प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के। रविवार तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें से 4 भाई हैं और 5वां इनमें से एक भाई का बेटा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो रक्षा मंत्री भी हैं, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, जमाल राजपक्षे सिंचाई मंत्री, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, नमल राजपक्षे खेल मंत्री। और ऐसे में नाराज प्रदर्शनकारी अभी भी नारे लगा रहे हैं, गो गोटाबाया गो। उनका कहना है कि राजपक्षे परिवार के इस्तीफे के बिना मंत्रियों के इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि राजपक्षे परिवार ने ही श्रीलंका को इस बदहाली तक पहुंचाया है। कैसे इस कगार पर पहुंचा है श्रीलंका? वैसे तो पिछली सदी के आखिरी और इस सदी की शुरुआत के वक्त भी श्रीलंका एक संकट में घिरा था, मगर वो दूसरी तरह का संकट था। श्रीलंका में तब गृहयुद्ध हो रहा था। उसमें एक तरफ वहां की बहुसंख्यक सिंहला आबादी थी, दूसरी ओर तमिल अल्पसंख्यक। 1983 में श्रीलंका के अलगाववादी संगठन LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया, जो कि 2009 में समाप्त हुआ। तब महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। 2010 में उन्हें हुए चुनाव में और भारी जीत के साथ दोबारा राष्ट्रपति बन गए। 26 साल तक चले इस संघर्ष ने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, मगर लड़ाई खत्म होने के बाद ऐसी आशा जगी कि शायद श्रीलंका में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। ऐसा हुआ भी और 2009 से 2012 के बीच श्रीलंका की GDP 8 से 9% की गति से बढ़ी। श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पाद का निर्यात करता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके अलावा वो पर्यटन तथा विदेशों में बसे अपने नागरिकों के पैसे से कमाई करता है। इन पैसों से वो अपने ज़रूरत की चीज़ें आयात करता है, जिनमें खाने पीने के सामान शामिल हैं। मगर 2012 के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, श्रीलंका का निर्यात धीमा होने लगा और आयात बढ़ने लगा और देखते देखते देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा। भुगतान संकट खड़ा हो गया। श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन जैसे देशों से कर्ज लिए थे, उनकी किश्तें चुकाना भी भारी पड़ने लगा। खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार और पर्यटन को झटका। इन्हीं हालात में श्रीलंका को 2016 में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कर्ज के लिए जाना पड़ा। तब मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थे और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री। स्थितियां सुधरने लगी, मगर सिरिसेना सरकार के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में अप्रैल 2019 में कोलंबो में सिरिसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें चर्चों और लग्जरी होटल को निशाना बनाया गया। ईस्टर के दिन जिहादियों के इस आत्मघाती हमले में 350 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या गिरने लगी और 2019 में श्रीलंका की पर्यटन से होने वाली आय पर खासा असर पड़ा। इसके साथ ही 2019 के नवंबर में श्रीलंका में नई सरकार बनी और गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने। उनकी पार्टी SLPP ने चुनाव में बड़े वादे किए थे कि वो टैक्स में कटौती करेगी और किसानों को राहत देगी। सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए और इनका नतीजा ये हुआ कि सरकार का खजाना और खाली हो गया।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर पी सहदेवन कहते हैं कि समस्या की असल जड़ वित्तीय कुप्रबंधन है। प्रोफेसर पी सहदेवन ने कहा, इसकी शुरुआत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से हुई है, जैसे कि चीन के कर्ज से बनने वाला हमन टूटा पोर्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने जितना संभव नहीं था उससे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। साधन सीमित थे मगर आपने बड़े काम में हाथ ले लिए। कोरोना महामारी की मार। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसने हालात को बद से बदतर बना दिया। महामारी के दौर में निर्यात रुक गया, पर्यटन उद्योग ठप हो गया, विदेशों में बसे नागरिकों से मिलने वाली कमाई बंद हो गई और इनके ऊपर महामारी से निपटने के लिए सरकार को खर्च भी बढ़ाना पड़ा। हालांकि प्रोफेसर सहदेवन का मानना है कि संकट के लिए कोरोना महामारी को कसूरवार ठहराना उचित नहीं है। वो कहते हैं, हर देश पर इसका असर पड़ा है। मालदीव जैसे देश भी हैं जो पर्यटन पर निर्भर हैं और निर्यात पर भी, मगर उनके सामने ऐसा संकट नहीं आया। ये मामला वित्तीय प्रबंधन का है जो श्रीलंका ने किया है। खाद का फैसला जिससे टूटी खेती की कमर। श्रीलंका को जो चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है खाद या उर्वरक। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सरकार को ऐसा लगा कि यदि खाद का आयात रोक दिया जाए तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और अप्रैल 2021 में गोटाबाया राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी रसायनों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। मगर उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर रोक का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल फरवरी में कहा कि रासायनिक खादों पर रोक का कृषि उत्पादन पर जितना सोचा गया था उससे भी बुरा असर पड़ा। इस नीति को पिछले साल नवंबर में वापस कर लिया गया, मगर तब तक ये फैसला श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा चुका था। आगे क्या है रास्ता? जानकार कहते हैं कि अब श्रीलंका को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर कर्ज के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। प्रोफेसर सहदेवन कहते हैं, अगर आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो दूसरों की बात नहीं सुन रही है तो उसे संकट झेलना ही होगा। अभी भी वो IMF के पास जा रहे हैं मगर वो बहुत देर कर चुके हैं। मगर ये हालात आने वाली है कि इसका संकेत बहुत पहले से दिखाई दे रहा है। तो क्या इस सारे संकट के जिम्मेदार राजपक्षे हैं? प्रोफेसर सहदेवन कहते हैं, बिल्कुल। इसके लिए आपको जो सरकार सत्ता में है उसी को कसूरवार ठहराना होगा। उन्हें पता था कि चुनौतियां क्या है और उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि लुभावनी नीतियां चला रहे थे। श्रीलंका सरकार के सामने अब ज्यादा विकल्प नहीं है। भारत मदद कर सकता है मगर उसकी भी सीमाएं हैं। चीन मदद कर सकता है मगर उसके अपने पिछले कर्ज के बकाए की चिंता है। प्रोफेसर सहदेवन कहते हैं कि ऐसे संकट के लिए अलग अलग देशों से कर्ज मांगने से बात नहीं बनती। जो बहुत विशाल हैं उन्हें IMF के पास बहुत पहले जाना चाहिए था। ये संकट टाला जा सकता है। बहुत जल्दी श्रीलंका को IMF के पास 17वीं बार कर्ज लेना पड़ेगा और जाहिर है कि नए कर्ज की नई शर्तों के साथ आएंगे।